नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी लेटर वैदिक एज पे। तो आज हम उसी एंशिएंट इंडिया सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि हमने लेटर वैदिक एज में क्या पढ़ा था। तो हमने लेटर वैदिक एज में देखा था कि जो सोसाइटी थी वो अब प्रीडोमिनेंटली पैस्टरल नहीं रही थी, वो अब एक एग्रीकल्चरलिस्ट सोसाइटी हो गई थी और वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। छोटी छोटी पॉलिटीज़ का उदय हुआ था, राजन, ट्राइब्स, लेकिन मोरोवर जो सोसाइटी थी वो अभी भी विलेजेस में ही रहती थी। इन दोनों रिलीजियस सेक्ट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि ये दोनों सेक्ट वेदास को सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं, ये वेदास की जो अथॉरिटी है उसको नहीं मानते हैं। ये दोनों सेक्ट्स ने मोनास्टिक ऑर्डर का भी इस्टेब्लिशमेंट किया और भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम पहले बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में, क्योंकि जो जैनिज़्म है वो बुद्धिज़्म से भी पुराना रिलीजन है। हालांकि बुद्धा और महावीर स्वामी दोनों लोग कंटेम्प्रेरी थे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जैन वर्ड है, जैन वर्ड का मतलब होता है फॉलोअर ऑफ जिना। जिना यानी कि विक्टर। जिना एक वो इंसान है जिसको इनफाइनाइट नॉलेज है और जो दूसरों को मोक्ष का रास्ता दिखाता है। ये जो जिना है वो एक ह्यूमन बीइंग है जिनको सुपर ह्यूमन इंसाइट है। उनके पास अवधि जिनाना है, यानी कि सुपर ह्यूमन कॉग्निशन या फिर साइकिक पावर, जिससे वो जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो भी फोरसी कर सकते हैं। अब जो तीर्थंकर शब्द है, तीर्थंकर जिना के लिए एक दूसरा शब्द है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जैना ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का अयोध्या से एसोसिएशन है। उसके बाद 22nd वन जो हैं वो हैं नेमिनाथ, जो कि सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, वहाँ से थे। उसके बाद पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अब जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ और जो आखिरी तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। पार्श्वनाथ भी एक प्रिंस थे, उन्होंने भी रॉयल लाइफ को अबैंडन करा और एक एसेटिक बन गए। लेकिन जो उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, वो असली फाउंडर हैं जैनिज़्म के। अब वर्धमान महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था, वैशाली के पास एक गांव में। अभी प्रेजेंट डे में नॉर्थ बिहार में है वो जगह। उनके जो फादर थे वो थे सिद्धार्थ, वो एक क्षत्रिय क्लैन के लीडर थे, और उनकी जो मदर थी त्रिशला, वो लिच्छवी के जो राजा थे चेतक, उनकी बहन थी, और वो कनेक्टेड थी रॉयल फैमिली से, बिम्बिसार की रॉयल फैमिली से। तो इस हिसाब से जो महावीर की फैमिली है वो रॉयल फैमिली थी जो मगध की, उससे कनेक्टेड थी। अब स्टार्टिंग में जो महावीर हैं वो एक हाउस होल्डर यानी कि गृहस्थ जीवन जीते हैं। फिर 30 की उम्र पे वो ट्रूथ की खोज में सन्यासी बन जाते हैं। वो 12 साल एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे। उन्होंने 12 साल ट्रैवल करा। वो एक विलेज में एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे और किसी टाउन में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। अब बताया जाता है कि ये जो लंबी जर्नी थी 12 साल की, उसमें उन्होंने कभी अपने कपड़े चेंज नहीं करे, और 42 की उम्र पे जब उन्होंने कैवल्य अटेन करा तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब कैवल्य से उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस दोनों को कनकर कर लिया, और इसी वजह से उनको कहा जाता है महावीर, यानी कि ग्रेट हीरो। वो कनकरर हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला जाता है जैनास। अब उन्होंने इस रिलीजन का प्रचार 30 साल तक करा, और इसी दौरान वो कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और काफ़ी जगह पे गए। 72 साल की उम्र पे महावीर स्वामी की डेथ हुई 468 BC में। पावापुरी जगह है अभी प्रेजेंट डे राजगीर के पास, वहाँ पे उनकी डेथ हुई। अब हम बात करेंगे जैना फिलॉसफी के बारे में। तो देखिए, जो जैना डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि जो रियलिटी है यानी कि यथार्थ, वो मैनीफोल्ड है, अनेकांत है। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं: सब्सटेंस यानी कि द्रव्य, क्वालिटी यानी कि गुण, मोड यानी कि पर्याय। अब अनेकांतवाद का जो डॉक्ट्रिन है वो कहते हैं कि रियलिटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो है, उसका नाम है स्यादावाद यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी। इसमें बताया जाता है कि कोई भी जजमेंट है वो सत्य नहीं हो सकती विदाउट क्वालिफिकेशन।
जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक चरित्र। जो जैना ट्रेडिशन है वो लोग लिविंग बींग्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं गॉड्स यानी कि देव, ह्यूमंस मनुष्य, हेल बींग्स नरकी, एनिमल और प्लांट्स यानी कि त्रियंश। और तो और जो एनिमल और प्लांट की कैटेगरी है उसको भी फर्दर सब डिवाइड करा गया है। और जो लोएस्ट उसमें कैटेगरी है वो है सिंगल सेंस बॉडीज़ की यानी कि एकेंद्रिय। और इनमें भी जो सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं निगोडास यानी कि टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक ही सेंस होता है, वो है टच का सेंस। अब ये जो निगोडास हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और क्लस्टर्स में इनका जन्म होता है और इनकी जो लाइफ होती है बस वो एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए ही लास्ट करते हैं। तो जो जैना फिलॉसफी है वो बोलती है कि हमें इनको भी हार्म नहीं करना है। तो जो 5 मेन डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि उनके लिए हैं, जो लोग जैना का मोनास्टिक ऑर्डर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो है डू नॉट कमिट वायलेंस अहिंसा, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट होर्ड और ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य। अब बताया जाता है कि जो 5th डॉक्ट्रिन है, जो ब्रह्मचार्य का डॉक्ट्रिन है, वो ऐड करा था महावीर स्वामी ने। उसके अलावा जो चारों हैं वो पहले से चले आ रहे हैं। अब जो जैनिज्म है वो वर्ना सिस्टम को वैसे अटैक नहीं करते हैं जैसे बुद्धिस्ट करते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि एक इंसान का जन्म हाई या लोअर वर्ना में होता है उसके कर्मों की वजह से। प्रीवियस वर्थ, पिछले जन्म में आप जो भी पुण्य करते हैं या पाप करते हैं उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में वर्ण मिलता है। महावीर स्वामी चांडाल में भी ह्यूमन वैल्यूज ढूंढते हैं। उनके हिसाब से अगर आप प्योर और मेरिटोरियस लाइफ जीते हो तो जो लोअर कास्ट में जो लोग हैं वो भी लिबरेशन अटेन कर लेंगे। अब ये जो फ्रीडम है, ये जो लिबरेशन जो आप अटेन करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास होना चाहिए राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। आपको कोई भी रिचुअल को फॉलो नहीं करना है। और अब हम बात करेंगे जैना जो रिलीजन है उसके स्प्रेड की, कि वो कैसे स्प्रेड हुआ। तो देखिए, जो महावीर हैं उन्होंने सभी लोगों को एक्सेप्ट करा अपने रिलीजन में, और जो वो लैंग्वेज यूज़ किया करते थे वो हुआ करती थी प्राकृत, जो कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी। जैनिज्म का जो स्टार्टिंग में स्प्रेड होता है वो साउथ और वेस्ट इंडिया में ज़्यादा हुआ, जहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन थोड़ा सा वीक था। कर्नाटक में जैनिज्म का स्प्रेड हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, अपना सिंहासन छोड़ दिया था और अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने एज अ जैन मॉन्क श्रावण बेलगोला में काटे थे, जो कि कर्नाटक में है। और जो दूसरा कारण है जैनिज्म का साउथ इंडिया में स्प्रेड होने का, वो था कि महावीर की डेथ के 200 साल बाद मगध में सूखा पड़ा। अब ये जो सूखा था ये 12 साल था। अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी सारे जैन लोग साउथ में भद्रबाहु की लीडरशिप में उनके साथ माइग्रेट कर गए, और जो लोग मगध में ही रहे उनके लीडर थे स्थलभाहु। तो जो जैनास माइग्रेट हुए थे साउथ इंडिया भद्रबाहु के साथ, उन्होंने साउथ इंडिया में जैन धर्म का विस्तार किया। पर जब ये अकाल खत्म हुआ और वो लोग वापस मगध लौटे, तो जो ऑलरेडी वहाँ पर जो जैनास रह रहे थे उनसे उनका लड़ाई हो गया। जो लोग साउथ माइग्रेट कर गए थे वो वापस आके बोले, जब हम लोग साउथ में थे तब भी हमने सारे के सारे रिलीजियस रूल्स जो थे उनको फॉलो किया। और उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे मगध में रहे थे इन लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। अब ये डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जो कि पाटलिपुत्र में हुई। पर जो जैन जो साउथ से आए थे उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया। इसके बाद जो जैनास साउथ से आए थे उनको दिगंबर कहा जाने लगा, और जो मगध में रह गए थे उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। देखिए, जैनिज्म पहला ऐसा रिलीजन था जिसने जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध किया। जैनास ने जो संस्कृत लैंग्वेज थी, जो कि ब्राह्मणिकल लैंग्वेज थी, उसका यूज नहीं करा। उसके बजाय उन्होंने प्राकृत का यूज करा, जो कि कॉमन लोगों की भाषा हुआ करती। उनका जो रिलीजियस लिटरेचर हुआ करता था जैनास, वो लिखते थे अर्ध मगधी में, और जो टेक्स्ट थे सारे के सारे उनका कंपाइलेशन 6th सेंचुरी में हुआ था। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर। अब प्राकृत भाषा का यूज करने से क्या फायदा हुआ? तो प्राकृत का यूज करने से वो लैंग्वेज और उसके लिटरेचर दोनों का विकास हुआ। काफी सारी रीजनल लैंग्वेजेस प्राकृत भाषा से निकल के आई, जैसे कि शौरसेनी और मराठी।
अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो देखिए पाली धर्म ग्रंथों में बुद्धा को बताया गया है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है और उनकी बॉडी पे 32 महापुरुषों वाले चिन्ह थे। बुद्धा तथागत हैं, यानी कि वो इंसान जो आया है और गया है, यानी कि तथा और गत, यानी कि उन्होंने अपने आप को लिबरेट कर लिया है रीबर्थ की साइकिल से। बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ का जन्म होता है शुद्धोधन के घर पे, जो कि चीफ हैं शक्य क्लैन के और जिनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। बुद्धा की जो माता थी माया, उन्होंने उनको जन्म दिया था लुम्बिनी में जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी और माया की मौत कुछ ही दिनों बाद हो गई। अब बताया जाता है कि जब बुद्धा का जन्म हुआ तो कुछ ब्राह्मणों ने उनके शरीर पे वो 32 चिन्ह देखे। अब एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार एक महापुरुष केवल 2 तरह का हो सकता है, या फिर तो वर्ल्ड कनकरर या फिर वर्ल्ड रेनाउंसर। अब जो बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन, वो नहीं चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो एक वर्ल्ड रेनाउंसर बने, इसीलिए बुद्धा को एक बहुत ही आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रखा गया। ही वॉज सराउंडेड बाय लग्जरी थिंग्स। समय के बाद सिद्धार्थ की शादी हो जाती है यशोधरा से और उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब जब बुद्धा की उम्र जब 29 साल होती है तो उन्होंने 4 चीजें देखी जिससे वो कम्प्लीटली शैटर हो गए। वो 4 चीजें थी, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान और एक डेड बॉडी और एक सन्यासी। जो स्टार्टिंग के 3 चीजें थी उन्होंने बुद्धा को लाइफ की हार्श रियलिटीज से अवगत कराया, और जो चौथी चीज थी वो बुद्धा के अनुसार इन तीनों चीजों से डील करने की विधि थी। उसके बाद सिद्धार्थ अपना घर छोड़ देते हैं और 6 साल के लिए सत्य की तलाश में घूमते हैं। वो कुछ शिक्षकों से मिले, उनके साथ रहे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उनको 5 शिष्य मिलते हैं और उनके साथ बुद्धा निकल पड़ते। बुद्धा को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उन्हें अपनी बॉडी को नरिश करना पड़ेगा अगर उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो। उनके जो साथ में 5 शिष्य थे वो उन्हें छोड़ के चले जाते। एक महिला जिसका नाम सुजाता है वो बुद्ध को कुछ खाने के लिए देती है। बुद्ध जब वो खाते हैं और उसके बाद वो दोबारा पीपल के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और इस बार वो एक शपथ लेते हैं कि वो जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो इनलाइटनमेंट को अटेन नहीं कर ले। बुद्धा 7 हफ्ते तक एक ही जगह पे बैठे रहे और इनलाइटनमेंट अटेन कर लेते हैं। बताया जाता है कि जो गॉड है ब्रह्मा, वो बुद्धा से कहते हैं कि अब तुमने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया है, अब तुम आगे जाओ और इसका स्प्रेड करो। बुद्धा अपना पहला उपदेश अपने उन्हीं 5 के 5 शिष्यों को देते हैं डियर पार्क में, जो कि बनारस के पास में है। इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और जो 5 शिष्य उनका उपदेश सुनते हैं वो अरहत बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगले 40 साल तक बुद्धा ट्रैवल करते हैं और अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। बुद्धा की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में हुई थी। इस इवेंट को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो बुद्धा है वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर है। डे टू डे रियलिटीज में जो हर्डल्स हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी अधिकतर उन्हीं को टैकल करती है। आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा कि बुद्धिज्म में आत्मन और ब्रह्म इनकी बात करी जाए। जो इन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का जो कोर है उसको हम समझ सकते हैं 4 नोबल ट्रूथ से। अब ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं वो हैं, पहला देयर इज सफरिंग यानी कि दुख, दूसरा इट हैज अ कॉज यानी कि समुदाय, तीसरा इट कैन बी रिमूव्ड यानी कि निरोध, एंड फोर्थ एंड द वे टू अचीव दिस इज टू फॉलो अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8-fold पाथ। तो जो 8-fold पाथ है, 8-fold पाथ में इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज हैं जो कि रिलेटेड है नॉलेज, कंडक्ट, मेडिटेटिव प्रैक्टिस, इन सब से। 8-fold पाथ में क्या क्या आता है हम देखते हैं। राइट व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। दुख और उसका खात्मा बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का कोर फीचर है। जैसा कि बुद्ध कहते हैं कि एवरीथिंग इज सफरिंग यानी कि सबम दुखम। डिजायर यानी कि तृष्णा सबसे बड़ा कारण है दुख का। जैसे कि जैन टीचर्स ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक कोड तैयार करा था, वैसे ही बुद्धा ने भी एक कोड तैयार करा था अपने फॉलोअर्स के लिए। लगभग दोनों सेम हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। जो बुद्धा का कोड है वो है do not commit violence, do not covet the property of others, do not use intoxicants, do not tell a lie, or last, do not indulge in sexual misconduct and adultery.
आगे बढ़ेंगे, बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में बात करेंगे, तो देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो गॉड और सोल इन दोनों में विश्वास नहीं रखता है। हम लोग बुद्धिज्म को एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्ली बुद्धिज्म था वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन और जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं इनसे उसे इत्तेफाक नहीं था। इसीलिए बुद्धिज्म को स्टार्टिंग में कॉमन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और जो लोअर ऑर्डर्स हैं उन लोगों ने काफी सपोर्ट करा, और जो बुद्धिस्ट थे वो भी कोई भी कास्ट, क्रीड या महिलाएं किसी को भी एक्सेप्ट करते थे अपने रिलीजन में, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो अगर हम बुद्धिज्म को कंपेयर करेंगे ब्राह्मणिज्म से तो बुद्धिज्म काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक था। हम देखेंगे कि बुद्धिज्म का स्प्रेड किस जगह पे हुआ। तो बुद्धिज्म उन जगहों पे गया जो कि नॉन वैदिक एरियाज थे, जैसे कि मगध आर्यव्रत से बाहर था, तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने बुद्धिज्म को ज्वाइन करा। उसके अलावा हम देखेंगे, जैसे कि हमने बात करा था कि जो जैना लिटरेचर था वो सारा का सारा प्राकृत में था, जो कि लैंग्वेज थी कॉमन पीपल की। इसी तरह जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो भी पाली में था। पाली भी प्राकृत का एक फॉर्म है, ये दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग नहीं है, लेकिन पाली का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है बुद्धिज्म के स्पिरिट में। उसके अलावा गौतम बुद्ध ने संघ यानी कि रिलीजियस ऑर्डर उसकी व्यवस्था करी। अब जो संघ है उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते थे, कोई भी कास्ट, सेक्स कोई मतलब नहीं होता था। पर जो स्लेव्स हैं यानी कि दास और सोल्जर और कर्जदार, इन तीनों लोगों को एडमिट नहीं किया जाता था। जो मॉन्क्स थे वो संघ के रूल्स को फॉलो करते थे, जैसे ही वो बुद्धिस्ट फेथ के मेंबर बन जाते थे। 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है बुद्धिज्म में, वो है बुद्धा, धम्म और संघ। जब तक बुद्ध जीवित थे तभी तक बुद्धिज्म ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया था, जैसे कि मगध, कौशल, कौशाम्बी और काफी सारे दूसरे रिपब्लिकन स्टेट्स थे, उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म को। बुद्धा की मौत के 200 साल बाद राजा अशोक ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने अपने मिशनरीज सेंट्रल एशिया में, श्रीलंका में भेजे। इससे बुद्धिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक वर्ल्ड रिलीजन। इसीलिए हम आज देखते हैं कि बुद्धिज्म वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन है। हालांकि बुद्धिज्म जहाँ पे उसका जन्म हुआ है यानी कि इंडिया, वहाँ से लगभग गायब सा हो गया है, पर स्टिल साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में आज भी है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हमने इस वीडियो में बात नहीं करी है लिटरेचर, जो जैना लिटरेचर है या बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे बुद्धिज्म में जो त्रिपिटक लिटरेचर है, हम लोग इनकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी रचना अभी इस टाइम नहीं हुई है। उनकी रचना थोड़ी सी लेट हुई है, उनका कंपाइलेशन लेट हुआ है, तो हम उनकी बात उसी टाइम फ्रेम में करेंगे। इस समय इस वीडियो में हम केवल बात कर रहे हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के कोर की, उनके कोर फीचर्स की, उनकी स्प्रेड की और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म का जन्म तो इंडिया में हुआ, लेकिन 12th सेंचुरी आते आते बुद्धिज्म इंडिया से गायब ही हो गया। इसके क्या कारण है आइए जानते हैं। तो देखिए, बुद्धिज्म जिस आइडिया के साथ उसका जन्म हुआ, जिन चीजों के वो अगेंस्ट था, धीरे धीरे बुद्धिस्ट मंक्स वही चीजें करने लगे। और ब्राह्मणिज्म ने क्या करा, ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को रिफॉर्म करा, और बुद्धिज्म ऑन द अदर हैंड उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी। जैसे कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो धीरे धीरे लोगों से कट गए। उन्होंने पाली लैंग्वेज का तो यूज ही करना बंद कर दिया और वो खुद संस्कृत यूज करने लगे, जो कि लैंग्वेज हुआ करती थी इंटेलेक्चुअल्स की। और तो और 1st सेंचुरी से हम देखते हैं कि वो आइडल वर्शिप भी करने लगे और काफी ज्यादा दान दक्षिणा भी रिसीव करते थे। अब ये जो रिच ऑफरिंग्स है और जो रॉयल ग्रांट्स जो आ रहे हैं, जो अनुदान है जो वो रिसीव कर रहे हैं डेली, इससे वो क्या करते थे, इससे वो ऐश और अय्याशी किया करते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो लगभग 200 गांवों से टैक्स कलेक्ट किया करती थी। 7th सेंचुरी तक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी वो आराम पसंद लोगों का अड्डा बन चुकी थी, और ये जो नए टाइप का बुद्धिज्म था उसको कहा जाता था वज्रयान। बताया जाता है कि बुद्ध ने अपने सबसे फेवरेट जो उनके शिष्य थे आनंद, उनको बताया था कि अगर वो महिलाओं को मोनेस्ट्रीज में एंट्री नहीं देते हैं तो ये धर्म 1000 साल चलेगा। पर उन्होंने महिलाओं को मोनेस्ट्रीज में एंट्री दे दी है, तो अब ये धर्म केवल 500 साल चलेगा। धीरे धीरे बुद्धिस्ट लोगों का परसिक्यूशन चालू हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल है पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण रूलर थे। उन्होंने काफी सारे बुद्धिस्ट मंक्स की हत्या की। उसके बाद जो हूण राजा थे मेहरकुल, जो कि शिव
के वर्शिपर थे, उन्होंने भी काफी सारे बुद्धिस्ट लोगों को मारा। शैवाइत किंग थे शशांक गौड़ा के, जिन्होंने जो फेमस बोधि ट्री था बोध गया में उसको काट दिया था। हुआनसांग बताते हैं कि 1600 स्तूप और मोनेस्ट्री को तबाह कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया है, जो मोनेस्ट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा दान दक्षिणा भी आया करता था, तो जो टर्किश इन्वेडर्स आई, उन्होंने इन मोनेस्ट्रीज को लूटा, इन मोनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया। यही सारे कारण थे कि 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म लगभग भारत से गायब हो चुका था। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आजीविक जो सेक्ट है मैं उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और हमारी जो इसके बाद बड़ी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मगध एम्पायर के ऊपर। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। थैंक यू।